गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। चैप्टर 6 की एक्टिविटीज कल कर रहे थे हम, और काफी सारी एक्टिविटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं कल की क्लास में। तो आज बची हुई जो दो एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी दैट CO2 रिलीजेस ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कल रह गई थी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में बच्चों हमें चाहिए दो लार्ज टेस्ट ट्यूब। क्या चाहिए? दो लार्ज टेस्ट ट्यूब। कॉर्क चाहिए हमें, सिंगल होल्ड, एक ही होल हो जिनमें, और डबल बेंट ग्लास ट्यूब, दो दो जगह से बेंट हो ग्लास ट्यूब, वो चाहिए हमें। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन चाहिए, यीस्ट चाहिए हमें। ठीक है, और लाइम वाटर चाहिए। ठीक है बच्चों, ये रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। हम्म
10th क्लास, इस एपरेटस को देखिए। हमारी एक्टिविटी है कि ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 गेट रिलीजेज, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये दो लार्ज टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, एंड यीस्ट को इसमें डाला है, और ये कॉर्क है सिंगल होल्ड, और ये ग्लास की ट्यूब है, डबल बैंड ग्लास ट्यूब है। ये सेकेंड लार्ज टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लाइम वाटर लिया है। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब बच्चों इस एपरेटस को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम बाद देखने पर क्या होगा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की नजर आएगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि यीस्ट जब शुगर को फर्मेंट करता है, यीस्ट जब शुगर को फर्मेंट करता है तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और CO2 गैस रिलीज होती है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन प्लस CO2 का रिलीज होता है। तो ये जो CO2 है ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है और लाइम वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, CO2 के ऐड होने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है कि जो लाइम वाटर है मिल्की हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2, एंड ये ऑब्जर्वेशन ये शो करता है कि हाँ भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी द ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। ठीक है बच्चों, हमें स्टडी करना है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन पाया जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में बच्चों एक तो अपन को चाहिए एक पोटेड प्लांट। ठीक है, और एक चाहिए पोट, एक हमें चाहिए स्टिक। ठीक है, और प्लास्टिक की शीट चाहिए। चलिए अब लेते हैं प्रोसीजर।
हम्म 10th क्लास, ध्यान से देखिए आप लोग। हम इस एक्टिविटी में ये समझ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन पाया जाता है। तो क्या वाकई में पाया जाता है, इसको चेक करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए पोटेड प्लांट, एक चाहिए केवल पोट और स्टिक चाहिए वुडन, ठीक है। और दो प्लास्टिक की शीट चाहिए हमें, ठीक है। प्रोसीजर में हमें क्या करना है, दो एपरेटस रेडी कर लें। ये पोटेड प्लांट है और इसके अंदर हम पानी देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रे पर रख के और इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे, फिर इसको सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। इस प्लांट को हम इस एपरेटस को कंपेयर के लिए बना रहे हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ पोट है, उसमें मिट्टी है, सॉइल है, उसमें हमने पानी दिया है और यहाँ पर एक स्टिक लगा देंगे और इस एपरेटस को भी प्लास्टिक की शीट से कवर कर देंगे, सील कर देंगे यहाँ वैसलीन से, ठीक है। अब इनको सनलाइट में रख देंगे। थोड़े समय बाद देखने पर हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वेशन में ये ध्यान रखना है कि जो ये प्लांट है, इसके अंदर जो प्लास्टिक की शीट की अंदर की जो सरफेस है, वहां पर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ नजर आएंगी, ठीक है। ये जो प्लांट है जिस सीट से प्लास्टिक सीट से कवर्ड है, तो इसके इंटरनल सरफेस पर हमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नजर आएंगी। ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई बच्चों के, जब सनलाइट में रखने पर पौधों में, प्लांट में जब ट्रांसपीरेशन होता है, उनकी लीव्स की सरफेस से वेपर के फॉर्म में जब वाटर रिलीज होता है, तो रिलीज होने पर उनको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो अटैच हो जाते हैं कहाँ पर, प्लास्टिक की सीट के अंदर की सरफेस पर, और धीरे धीरे वो कंडेंस होके वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंपैरिजन को हमने जो इस एपरेटस को तैयार किया था कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टिक है। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि हाँ, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन पाया जाता है और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर लगभग बच्चों सारा कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर प्री टर्म एग्जाम के सिलेबस में भी मैंने दिया है। एक बच्चों एक्टिविटी है, लेकिन वो जनरल है, हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बारे में। तो जनरली हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है, पिंक कलर का, रेड कलर का, जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो एक जो नॉर्मल मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल जो फील्ड ये कहता है कि जो मेल है, मेल के अंदर 13 ग्राम, 13 से लेकर 18 ग्राम तक होना चाहिए 100 ml में, पर 100 ml के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज कितना पाया जाता है, 12 पाया जाता है, ठीक है। और फीमेल्स की के अंदर जो रेंज है हीमोग्लोबिन की, वो 12 से 16 है। कितनी है, 12 से 16 है पर 100 ml ब्लड के, ठीक है। लेकिन अगर अपन रिसर्च करें और पता लगाएं, तो फीमेल्स के अंदर आपको 10 और 11 के आसपास हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर कंप्लीट है और आज मैं आपको इसके रिलेटेड एक असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, तो उसको आप चेक करना, उसको उसको सॉल्व करना। और उसमें जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप का पार्ट है, या मैंने शायद भेज दिया था ये असाइनमेंट, तो ये आप जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ये अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
बच्चों इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट, सेकंड है नॉन ग्रोथ मूवमेंट, थर्ड है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बच्चों मूवमेंट, पहली बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मूवमेंट है बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है ग्रोथ मूवमेंट के प्लांट्स के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है, स्पेशली प्लांट्स की अगर बात करूं तो जब ग्रोथ होती है तो वो मूवमेंट शो होता है, तो उसे हम ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। लेकिन कई बार विदाउट ग्रोथ भी प्लांट के पार्ट्स में मूवमेंट होता है, तो उसे हम नॉन ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या है बच्चों? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सेल के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर जो एक पावर है, ठीक है, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की और रेगुलेट करने की, तो इस एबिलिटी को, इस पावर को कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का इंटर रिलेट करते हुए और पैरेलल वे में फंक्शन करना, इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ में खाना होता है, हम मुंह ओपन करते हैं और हमारी आईज फूड के ऊपर होती है, तो एक साथ ये सारे ऑर्गन वर्क करते हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन है। तो जब बॉडी के अंदर भी जब डाइजेशन होता है तो डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होके डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली जो एनिमल्स हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है, न्यूरॉन्स पाई जाती है, ब्रेन पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और एक पाया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम पाया जाता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। तो बच्चों नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही मिलके हमारी पूरी बॉडी को, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इन्हें कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर में मैं पहले कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, फिर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे, और फिर प्लांट में कैसे कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट लेते हैं हम, एक तो स्टिमुलस या स्टिमुलाई। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुलाई प्लूरल है, ठीक है, एक तो ये चीज होगी। सेकंड है रेस्पॉन्स, ठीक है। थर्ड है इम्पल्स, इम्पल्स। नेक्स्ट हाँ इम्पल्स हो गया। नेक्स्ट लेते हैं सेंसरी ऑर्गन।
और इन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, और नेक्स्ट लेते हैं सेंसरी ऑर्गन हो गया, रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स भी कहते हैं। एंड देन फिर है रेस्पॉन्सिव ऑर्गन। बच्चों स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बैठे हो और कोई आपका फ्रेंड आता है और एक नीडल लेता है और वो आपके प्रिक करता है और आप तुरंत वहां से अपने हाथ को हटा लेते हो। ठीक है, तो ये जो नीडल को प्रिक करना, सुई चुभोना, ये क्या है? एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर, एजेंट जो आपकी बॉडी में रेस्पॉन्स कॉज करता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, एनी फैक्टर, एनी एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट विच कॉजेज द रेस्पॉन्स इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और इसके प्लूरल को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रेस्पॉन्स। द एक्शन ऑफ बॉडी, द एक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या है? impulses are the self-propagated electrical messages which runs along the nerve fiber। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्व्स पाई जाती है, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो मैसेज है हमारी नर्व्स के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो सेल्फ प्रोपगेटेड है और वो ट्रेवल करता है अलोंग द नर्व फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपल्सेस आर द सेल्फ प्रोपगेटेड इलेक्ट्रिकल मैसेजेस विच रन अलोंग द नर्व फाइबर। वो नर्व फाइबर के अलोंग रन करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम इंपल्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स। सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स, इसका क्या मीन है कि बॉडी, जैसे कि मान लो आपकी स्किन के ऊपर, आपके हाथ की स्किन के ऊपर किसी ने नीडल प्रिक की, तो जो इंपल्स है वो तुरंत ही जाएंगे आपके स्पाइनल कोड में, फिर आपके ब्रेन में। तो आपकी स्किन के अंदर वो पार्ट, वो सेल्स जो इस मैसेज को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और इन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं रेस्पॉन्सिव ऑर्गन। रेस्पॉन्सिव ऑर्गन क्या है कि आपकी बॉडी की कोई भी सेल, ऑर्गन या टिश्यू जो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिव ऑर्गन कहते हैं। तो बच्चों मैं आप अपनी बॉडी में काफी सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो मैं कुछ रिसेप्टर्स बता दूं आपको। बच्चों ध्यान से देखिए, रिसेप्टर्स में सबसे पहले लेते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स। सेकंड लेते हैं गस्टेटो रिसेप्टर। ठीक है, थर्ड लेते हैं ऑलफैक्टो। ऑलफैक्टो रिसेप्टर। एंड बच्चों फोर्थ